नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और राजनीति में आज बात राजनीति की ही होगी लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा माहौल अक्सर बनता है कि 2 पार्टियों में फूट पड़ गई, फिर एक के साथ 10 चले गए, एक के साथ 20 चले गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ये तय कैसे करता है कि अगर एक पार्टी में फूट पड़ जाए और 2 दावेदार आ जाएँ, जैसे शिवसेना के केस में हुआ, जैसे एक बार कांग्रेस के केस में हो चुका है बहुत साल पहले। जैसे कि एक बार अभी एनसीपी के केस में चल रहा है, चुनाव आयोग तय कैसे करता है? वो कैसे ये तय करता है कि भैया आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, कैसे तय किया जाए? मेरे साथ 10 विधायक हैं, मेरे साथ 5 एमपी हैं, मेरे साथ ये संगठन है। लेकिन चुनाव आयोग यहाँ पर बहुत तरीके से सारी चीज़ों को तय करते हैं। इतना आसान नहीं है और उसके लिए समय भी लगता है। आज हम आपको उन्हीं बारीकियों के बारे में बताने वाले हैं। नेशन स्पीक्स पे हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू कराते रहें। देखिए, शरद पवार और उनके भतीजे जो हैं अजीत पवार के बीच आर-पार की जंग चल रही है। दोनों ने विधायकों की बैठक बुलाई, अजीत की बैठक में एनसीपी के 35 और शरद की बैठक में महज 7 विधायकों के पहुंचने की खबर आई, ऐसा दावा किया गया। अब अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जता दिया है, याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे और शिवसेना उनको सौंप दी थी, तो क्या उसी हिसाब से अब एनसीपी अजीत पवार के हाथ में चली जाएगी? ये बड़ा सवाल है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अजीत पवार को एनसीपी और उसके सिंबल पर दावा ठोकने के लिए किसके पास जाना होगा? स्पीकर भी तो है ना। लेकिन इसका जवाब है, 2 परिस्थितियाँ बनती हैं। पहली, जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, तो उस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा के स्पीकर का होता है। ऐसे में दल-बदल कानून भी लागू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो तो चल नहीं रहा अभी सत्र तो, अभी सब शांत है। तो फिर जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं, ऐसे वक़्त में पार्टी में कोई फूट होती है, तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग को ये अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत पैराग्राफ 15 से मिलता है। अब दूसरा सवाल, सवाल यह कि चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि पार्टी सिंबल शरद पवार को मिले या अजीत पवार को मिले? भाई सिंबल पर ही तो वोट पड़ना है। अब लोगों को तो यही याद है, मुझे हाथ के पंजे पे वोट डालनी है, फूल पे डालनी है, साइकिल पे डालनी है, हाथी पे डालनी है, इसलिए चुनाव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमेशा जब फूट पड़ती है तो कोशिश रहती है कि चुनाव चिन्ह ना जाने पाए, जैसे कि शिवसेना के साथ हो गया, चुनाव चिन्ह चला गया। अब वो धनुष बाण जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा। अब चुनाव आयोग में मामला पहुंचने पर वह पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है। इसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। देखिए, एक तरफ तो एमपी एमएलए हो गए, अब दूसरी तरफ पार्टी का संगठन, उसमें जिला के अध्यक्ष हो गए, पार्टी अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, प्रवक्ता, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब चुनाव आयोग एक पक्ष नहीं देख सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है उसकी एक लिस्ट निकलवाता है। इससे ये जानने की कोशिश करता है कि इनमें से कितने मेंबर्स या पद अधिकारी किस गुट के साथ हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं, ये भी चुनाव आयोग जानने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के चुनाव आयोग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला लिया है। लेकिन अगर किसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत पर फैसला कर लेता है। आगे समझाते हैं आपको सवाल दर सवाल। सवाल ये भी उठता है कि कुछ महीने पहले शिवसेना और उद्धव गुट जो दावा कर रहे थे, उस दौरान चुनाव आयोग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब किसको दिया जाए, दावे दोनों के थे, तो कैसे फैसला किया? तो इस साल फरवरी में शिंदे शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग ने विधायकों के आधार पर फैसला दिया था। अपने 78 पेज के फैसले में आयोग ने कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक बहुमत शिंदे गुट के पास है। ऐसे में पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे के गुट के पास चला गया। आयोग के सामने दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी बात रखनी होती है, दोनों ही गुटों को। और इस दौरान भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। एकनाथ शिंदे ने तब बताया कि उनके पास 55 विधायकों में से साहब 40 विधायक पीछे खड़े हैं। पार्टी में कुल
47,82,440 वोट जो पड़े थे, यानी कि 76%, उनमें से 36,57,327 वोट तो हमारे विधायकों के पास है, तो हम ही को वो मिलना चाहिए। और इस बीच शिंदे गुट ने ये भी कहा कि 12 शिवसेना के सांसद भी उनके साथ हैं, यानी भारी भरकम उन्होंने लिस्ट बना के। इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ 15 ही विधायकों की लिस्ट दे पाया और उनके पास 47,82,440 वोटों में से सिर्फ 11,25,113 वोट ही उन विधायकों को पड़े थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पलड़ा भारी था, यानी कि सिर्फ 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास थे। ऐसे में शिवसेना का पलड़ा जो है वो भारी शिंदे गुट के तरफ दिखाई दे रहा था, तो आयोग ने फैसला भी लिया। अब सवाल है कि इस आधार पर देखें तो अजीत पवार का पार्टी सिंबल पर दावा कितना मजबूत है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं ना कि उनके पास भी 40 के करीब विधायक हैं। एनसीपी में अभी कुल 53 विधायक हैं। अजीत पवार जो गुट है, छगन भुजबल ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। अमूमन वही स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी 75% विधायक अजीत गुट के पास हैं, बाकी सारे विधायक शरद गुट के साथ मान ले तो भी संख्या 25% से कम है। अजित पवार ने बुधवार को बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में जो एमिटी सेंटर में एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई थी, कह रहे हैं कि उनमें 35 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे, यानी कि उनका दावा है ऐसा। और वहीं शरद पवार ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें ऐसा माना जा रहा है कि केवल 7 ही विधायक पहुंच पाए थे। बहुत बड़ा अंतर है। अजीत गुट ने 29 विधायकों के नाम भी दे दिए हैं। अगर आप बोले तो हम अभी बता भी देते हैं आपको। अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, दिलीप मोहते, नरहरि झिरवाल, मणिकराव कोकाटे, ऐसे करके उन्होंने 29 नाम जो है वो दिए हैं। और वहीं विधान परिषद सदस्यों के नाम भी उन्होंने दिए हैं। अजीत गुट के छगन भुजबल ने कहा कि हमारे पास 40 विधायक हैं, कई विधायक ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ विदेश में हैं, चिंता मत कीजिए, एफिडेविट सबका है हमारे पास। तो दस्तावेज दिखाने में दोनों ही गुट लगे हुए हैं। चुनाव आयोग में मामला जाने के बाद पार्टी सिंबल कितने दिनों में ये फैसला आ जाएगा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए बात यह है कि अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नजदीक महाराष्ट्र में दिखता नहीं है, तो ऐसे में चुनाव आयोग अपने तरीके से धीरे धीरे काम करता है, बहुत सारी स्टडीज करता है, दस्तावेज खंगालता है, बहुत सारी चीजें देखता है, उसके बाद फैसला लेता है। कोई समय सीमा तय नहीं। हालांकि चुनाव होने की स्थिति में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि भैया फैसला हो ही नहीं पा रहा है, तो चुनाव आयोग पार्टी सिंबल को फ्रीज कर देता है। मान लीजिए घड़ी है, उसको फ्रीज कर देगा कि भैया अभी से कोई यूज नहीं करेगा, आप दोनों चुनाव में जाइए गुट, आपको ये नाम दे दिया, आपको ये सिंबल दे दिया, आपको ये सिंबल दे दिया, जाइए लड़िए। तो ये स्थिति हो सकती थी, लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं है, ना लोकसभा के चुनाव है ना विधानसभा के अभी चुनाव है। 2024 में लोकसभा के चुनाव है। अगला सवाल सवाल ये है कि भविष्य में अजीत पवार और शरद गुट के बीच सुलह हो जाती है तो पार्टी सिंबल की अपील का क्या होगा। देखिए अगर सुलह हो गई तो निश्चित तौर पर फिर से चुनाव आयोग के पास जाइएगा और बोल लीजिए कि हमारी सुलह हो गई है। चुनाव आयोग आपके सारे दस्तावेज खंगालेगा, सारी चीजों को मर्जर की जो स्थिति है वो तय होगी और उसके बाद एक पार्टी एक सिंबल जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। अब इससे पहले आपको याद होगा कि 68 से पहले ऐसा मामला जब होता था तो क्या होता था, क्योंकि 1968 में ही वो सारा नियम आया है। 1968 से पहले चुनाव आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था। 1968 से पहले सबसे हाई प्रोफाइल मामला 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई का है, जब तोड़फाड़ हो गई थी, एक गुट सीपीआई और दूसरा सीपीआईएम बना। सीपीआई से अलग हुए गुट ने दिसंबर 1964 में चुनाव आयोग पहुंचे और उनसे कहा कि हम तो अलग गुट बनाएंगे, सीपीआई एम के तौर पर हमें मान्यता दीजिए। इस दौरान इस गुट ने आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल के उन सांसदों और विधायकों की सूची प्रदान की जिनका समर्थन उन्हें हासिल था। चुनाव आयोग ने इस दौरान अपनी जांच में पाया कि गुट का समर्थन करने वाले सांसदों और विधायकों के वोट 3 राज्यों में 4% से अधिक हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस गुट को सीपीआईएम के रूप में मान्यता दी। यहाँ स्थिति अलग थी, वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें ही सीपीआई नाम दे दीजिए, फिर अलग बात होती। वो कह रहे हैं हम अलग गुट होना चाहते हैं, उसके लिए एक मापदंड था कि इतने परसेंट वोट होने चाहिए, 4%, वो उनके पास थे, उनको मान्यता मिल गई। 1968 के आदेश के बाद ऐसे मामलों में क्या हुआ, 68 में तो नियम आ गया। 1968 में नया नियम आने के बाद पहला मामला देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के रूप में फूट थी उसमें 1969 में कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई थी। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मौत हुई और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय तक उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाने की प्रथा थी, लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट ने इस बार इस विचार को खारिज कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी और दिग्गज नेताओं के ताकतवर गुट
कांग्रेस सिंडिकेट भी तनातन है। इंदिरा गांधी चाहती थी कोई और बने और जो उस वक्त के कामराज थे सिंडिकेट नेता और एस नीलंजीप्पा थे वो और अतुल्य घोष चाहते थे कि कोई और बने। वो संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, वही इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी ही राष्ट्रपति बन जाए। इस सब के बीच निर्दलीय के रूप में वीवी गिरी को प्रोत्साहित किया इंदिरा गांधी ने, वो मैदान में उतरे और दूसरी तरफ व्हिप जारी हुआ पार्टी की तरफ से। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा और गिरी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व वाली जो पुरानी पार्टी थी उसे कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी बना ली, उसे कांग्रेस आर में नाम दिया गया। चुनाव आयोग ने ओल्ड कांग्रेस को दो बैलों की जोड़ी का सिंबल बरकरार रखा क्योंकि उनका वही सिंबल था और इंदिरा गांधी को गाय और बछड़े का सिंबल। बहुत जो पुराने लोग अभी जानते होंगे, अब हमारा जन्म ही 1981 के बाद हुआ, हमने तो ये बातें सुनी है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है, यानी कि चुनाव आयोग का रोल बड़ा हो गया है। अब चुनाव आयोग ये तय करेगा और उस सब के बीच चुनौती शरद पवार और अजित पवार दोनों के लिए है। ये चुनाव आयोग को संतुष्ट उन्हें करवाना होगा कि संख्या बल पार्टी संगठन के अंदर और विधायकों और सांसदों के रूप में और एमएलसी के रूप में किसके पास है। अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, जब तक दावे होंगे हो सकता है कोई कोर्ट भी जाए, हो सकता है चुनाव आयोग के डिसीजन के बाद किसी को कोर्ट जाना हो, क्योंकि ये चीजें चलती हैं। राजनीति इसी तरीके से चलेगी, खासकर 2024 तक लोकसभा चुनाव तक। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। पर फिलहाल हम आपको आज ये जानकारी दे रहे थे कि देश में ऐसे मामले पहले कब कब हुए हैं और ऐसा मामला हो जाए तो ऊंट किस करवट बैठता है। दिलचस्प है। राजनीति की चीजों को आप जितनी आसानी से समझेंगे, जितना आप उसको खंगालेंगे, उतना आपको राजनीति में दिलचस्पी भी आएगी और अच्छा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, नई राजनीति में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।